शुरुआत 1757 ईस्वी पलासी की लड़ाई के उपरांत ही कालक्रम के दृष्टि से मानी जाती है। लेकिन हम लोग चैप्टर के दृष्टि से देख रहे हैं तो यूरोपियन कंपनी के आगमन के आलोक में ही हम लोग आधुनिक भारत को देखने की प्रक्रिया आरंभ कर देते हैं। और इसी कड़ी में हम लोग अंग्रेजों के भारत विजय को दिखलाते हैं और अंग्रेजों का भारत विजय से आधुनिक भारत की जो कक्षा है उसका आगाज करते हैं। कल हमने बताया था आपको कि यूरोपियन कंपनी भारत में क्यों आया, तो इसके पीछे के तर्क को मैंने दिया। मसाला सबसे इंपॉर्टेंट कॉज था, मसाला का व्यापार। और मसाला के व्यापार में यूरोप में अधिक लाभ की स्थिति। वास्को डी गामा हालांकि वास्को डी गामा भारत में 3 बार आया था और वास्को डी गामा जब भारत में पहली बार यहां से मसाला लेकर गया तो 60 गुना अधिक कीमत पर बेचा था। मैंने इसके अलावा इस बात की भी चर्चा की थी कि यूरोपियन कंपनी के भारत आगमन के क्रम में जो अन्य महत्वपूर्ण फैक्टर्स थे वो था कुस्तुनतुनिया पर जो तुर्कों का नियंत्रण था और उसके कारण अन्य मार्ग की खोज उसी पृष्ठभूमि में हुई। और फिर मैंने यूरोप के पुनर्जागरण को दिखलाया था और यूरोप के पुनर्जागरण के क्रम में इस बात की भी चर्चा की थी कि इस पुनर्जागरण के कारण विज्ञान और तकनीक का विकास हुआ, बेहतर जहाज बने, दिशा सूचक यंत्र बना, मैपिंग सिस्टम डेवलप हुई और इसी कड़ी में नए समुद्री मार्ग की खोज की गई। और उस नए समुद्री मार्ग में हमारा भी एक मार्ग खोजा गया वास्को डी गामा से पहले बार्थोलोमेओ दियाज के द्वारा 1487 में, और उस मार्ग का नाम था केप ऑफ गुड होप। कल उसकी जानकारी भी मैंने आपको दी थी। और उस केप ऑफ गुड होप होकर वास्को डी गामा भारत पहुंचा था 1498 में। ताकि कहा जाता है कि कोलंबस, स्पेन का कोलंबस भारत को खोजते खोजते अमेरिका को खोज दिया। इसी क्रम में पुर्तगाली कैब्रेल ने ब्राजील की खोज की और कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की। तो इन सब की चर्चा मैंने कल की कक्षा में की थी और मैंने यह बताया था, मैंने इस बात की चर्चा की थी, यूरोपियन कंपनी में जो यूरोपियन का जो आगमन है वो सबसे पहले किसका आगमन है? पुर्तगाली का। पुर्तगाली के बाद किसका आगमन है? डच का। डच के बाद किसका आगमन है? ओ अंग्रेज का। अंग्रेज के बाद किसका आगमन है? डेनिश का। उसके बाद है फ्रांसिस का। लेकिन कंपनी के दृष्टि से, कंपनी के एस्टेब्लिशमेंट के दृष्टि से सबसे पहले है एस्टाडो द इंडिया पुर्तगाली, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन ये 1600 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में आपकी इस बात की चर्चा मैं कर दूं, मर्चेंट एडवेंचर्स नाम सुना होगा। यदि एनसीईआरटी आप पढ़ते होंगे तो आपने नाम सुना होगा मर्चेंट एडवेंचर्स। मर्चेंट एडवेंचर्स, अभी सुन लीजिए फिर लिखवाएंगे एडवेंचर्स। इसकी स्थापना हुई थी 1599 में और इसी को भारत में 1600 ईस्वी में, और यही जो मर्चेंट एडवेंचर्स है यही ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में पूर्वी एशिया में व्यापार करने की अनुमति एलिजाबेथ प्रथम के शासनकाल में 15 वर्ष के लिए दिया गया। और इस समय भारत में मुगलों का शासन था और मुगल शासक कौन थे 1600 ईस्वी में? अकबर। ठीक है कि नहीं? आपकी जानकारी में अभी है कि मिल्डन हॉल, रॉल्फ फिच, ये सब सबसे पहले किसके काल में पहुंचा था? अकबर के दरबार में। फिर इसी क्रम में 1608 में हॉकिंस जहांगीर के दरबार में, जिसको इंग्लिश खान की उपाधि दिया, 400 मनसब दिया और बहुभाषाविद था तो बहुत सारे भाषाओं में उसने
बातचीत की। 1611 में उसको सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति भी मिल गई, लेकिन तकनीकी कारण से वो खुल न सका। और इसी कड़ी में 1613 में मछलीपट्टनम में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री खुलती है, दक्षिण भारत में, ठीक है, जहां डच ने भी अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी, तो यह भी ध्यान रखेंगे। फिर डच को तो 1759 के बेदरा की लड़ाई में अंग्रेजों ने उसे भारत के बाहर का रास्ता दिखलाया। ये सब की चर्चा हमने कल की पूरी कक्षा में किया था। मैंने इस बात की भी जानकारी आपको दी थी कि डचों का जो आरंभिक इंटरेस्ट था वो कहाँ था? आरंभिक इंटरेस्ट इंडोनेशिया में था, मसाला में था। भारत में जो उसका इंटरेस्ट था वो वस्त्र में था। बिहार में जो उसका इंटरेस्ट था वो वस्त्र, अफीम और नील में था। पटना में डच की पहली फैक्ट्री 1632 में बीपीएससी के क्वेश्चन बैंक के अनुसार खोली गई। सरकारी पुस्तकों के अनुसार 1638 में खोला गया। सरकारी पुस्तकों मतलब कि इग्नो के अनुसार जो तथ्य है वो 1638 में पटना में डचों की पहली फैक्ट्री खोली गई, लेकिन बीपीएससी ने जो आंसर दिया वो 1638 दिया भी नहीं और कहा कि 1632 चुनो। तो आपको चुनने के लिए आज भी मैं कहूंगा कि चूंकि उसी क्वेश्चन को रिपीट करिएगा तो 1632 लिखे। कल भी मैं बता दिया हूं कि 1638 आप उसको लिख लें ब्रैकेट में। यदि परीक्षा में 1638 देता है तो आपके उत्तर क्या होंगे? क्योंकि बीपीएससी ऐसा पहले भी कई बार कर चुका है, विशेषकर बिहार समाजवादी दल के स्थापना के क्रम में। कि बिहार समाजवादी दल की स्थापना 1931 में हुई थी। वो एक बार 1931 माना, एक बार 1934 माना, अंत में वो कहा कि ठीक है 1931 ही है। तो बिहार समाजवादी दल जो फूलन प्रसाद वर्मा इत्यादि के संयोजक में गए थे, उन्होंने जो स्थापित किया था राम वृक्ष बेनीपुरी, फूलन प्रसाद वर्मा, तो अब जाकर वो 1931 ऐसा पहले कर चुका है कि अपने ही दो परीक्षा में दो आंसर को उसको जस्टिफाई करने की कोशिश किया। आयोग है तो बहुत जल्दी गलती मानता नहीं है, ठीक है कि नहीं? तो स्वाभाविक है, लेकिन यदि आप सरकारी तर्क देंगे तो फिर वो अपनी गलती को स्वीकारता है और उसको संशोधित करता है। मुख्य बिंदु पे आ जाइए। मुख्य बिंदु आपका यह है कि हमने यह बताया कि कल कंपनी के दृष्टि से सबसे पहले पुर्तगाली, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद डच, उसके बाद डेनिश और उसके बाद फ्रेंच का कंपनी के दृष्टि से कालक्रम है। यह भी याद रखिए कि पुर्तगाली सबसे पहले आए थे और सबसे अंत में गए थे। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय। और यह भी ध्यान में रखना है कि सबसे पहले जाने वाले में डेनिश थे। 1745 में अंग्रेजों को अपनी सारी जो क्षेत्र थे उसको बेच करके वापस चले गए। यह भी ध्यान में रखेंगे कि सबसे अंत में फ्रांसिस आए थे, लेकिन वानडिवास की लड़ाई में और 1760 में वो अंग्रेजों से हारने के बाद भारत में उसकी राजनीतिक जो सत्ता की जो कॉन्सेप्ट रहा, विशेषकर क्योंकि 1742 तक तो उसका कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन कर्नाटक और हैदराबाद के उत्तराधिकार के संघर्ष में डुप्लो की राजनीतिक महत्वाकांक्षा जागृत हो गई और भारत में सबसे पहले सहायक संधि की जो अवधारणा है कॉन्सेप्ट के लेवल पे वो डुप्ले ने ही दिया, लेकिन डुप्ले हार गया और फिर उसको वापस बुला लिया गया, तब गोडहू को भेजा गया। ये सारी प्रकरण की चर्चा मैंने कल की कक्षा में विस्तार से किया था। हमारी आज की कक्षा, हमारी आज की चैप्टर अंग्रेज भारत विजय से संबंधित, और यहीं से हम अपनी कक्षा की आगाज करना चाहेंगे। तो लिखेंगे अंग्रेज भारत विजय, ऐसे लिखो अंग्रेज भारत विजय। टॉपिक है हमारा अंग्रेज भारत विजय। ठीक है, अंग्रेज भारत विजय। चलिए देखेंगे 17वीं सदी में, 16वीं 17वीं सदी में 16वीं 17वीं सदी में ठीक है, अभी ठीक चल रहा है सुनील जी, सुमित कुमुर गुप्त, सुमित साहब
अभी ठीक चल रहा है? ठीक, चलिए एक ही साथ सब लोग चर्चा करते रहते हैं। चलिए ठीक है, कहाँ थे हम लोग? 16वीं 17वीं सदी में यूरोपियन कंपनी के आगमन की कड़ी में, यूरोपियन कंपनी के आगमन की कड़ी में, यूरोपियन कंपनी के आगमन की कड़ी में आगमन की कड़ी में अंग्रेजों का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि उसने सबसे पहले व्यापार के क्षेत्र में कदम रखते हुए, व्यापार के क्षेत्र में कदम रखते हुए एक नए प्रकार की, व्यापार के क्षेत्र में कदम रखते हुए एक नए प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था की शुरुआत किया, जिसे उपनिवेशवाद कहा गया। एक नई तरह की राजनीतिक व्यवस्था की सूत्रपात किया, एक नई प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था की सूत्रपात किया, जिसे जिसे उपनिवेशवाद कहा गया, कॉलोनिज्म कहा गया, जिसे कॉलोनिज्म कहा गया, उपनिवेशवाद कहा गया। क्या ठीक है? उपनिवेशवाद कहा गया, जिसके 3 चरण थे, जिसके 3 चरण थे। उपनिवेशवाद के भारत में कितने चरण थे? 3 चरण थे। इसको आगे देखिएगा, ये 3 चरण कौन कौन से चरण थे, ठीक है कि नहीं? लेकिन हम लोग अभी अंग्रेज को भारत ला रहे हैं, और भारत ला रहे हैं व्यापारी के रूप में ला रहे हैं। और व्यापार के बाद भारत की बदलती हुई राजनीतिक परिस्थिति के आलोक में 18वीं सदी के दूसरे दशक से उसकी पॉलिटिकल एम्बिशन का जागरण होता है, और फिर पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट होता है कुछ संघर्षों के बाद। और वो संघर्ष उसको फ्रांसीसियों से करने पड़ते हैं, और इस फ्रांसीसियों के साथ उसका जो प्रयोग होता है वो हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार के संघर्ष में होता है, जिसकी चर्चा कल मैंने किया था। और यह भी याद रखिएगा कि फिर उसने अपना पहला जो जोर आजमाइश और सफल प्रयोग किया, वो हैदराबाद और कर्नाटक में सफलता उसको प्रारंभ में नहीं मिली, उसको सफलता कहाँ मिली? बंगाल में। अब आप पूछेंगे कि सर बंगाल में ही सबसे पहले उसने अपना राजनीतिक प्रयोग क्यों किया? क्योंकि बंगाल उस समय सबसे समृद्ध प्रांत, आज की तरह नहीं था, ठीक है कि नहीं? बंगाल उस समय सबसे समृद्ध प्रांतों में से था, और इस स्वाभाविक था कि व्यापारी था, तो व्यापारिक जब पॉलिटिक्स में आएगा तो पॉलिटिक्स में भी वो व्यापार की तलाश करेगा। और राजनीति का ऐसा नहीं कि राजनीति में उसने कोई सेवा किया, राजनीति में आके उसने ऐसा कॉलोनियल सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियल, सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल जो भी सिस्टम बनाया, वो सबका इंटरेस्ट यही था कि कैसे अपने देश को अधिक से अधिक आर्थिक संसाधन का जो है बेहतर पूर्ति हो सके, और कैसे आर्थिक समृद्धता अपने देश को आ सके। उसका उद्देश्य यह कतई नहीं था, हालांकि यह तर्क दिया गया, ठीक है, उपयोगितावादी विचारधारा, यह तर्क दिया गया कि तुम काले लोग हमारे जैसे गोरे लोगों पर क्या हो, भार, वाइट बर्डन कॉन्सेप्ट, रूडयार्ड किपलिंग का वाइट बर्डन कॉन्सेप्ट आया। उसने इस तर्क को दिया कि आप जो काले लोग हैं वो हमारे जैसे श्वेत जाति पर क्या है, भार है। ने सिद्धांत से जोड़ा उसने, लेकिन उसका अंतिम उद्देश्य, प्रारंभिक उद्देश्य, जो भी उद्देश्य था वो क्या था? अधिक से अधिक भारतीय संसाधनों का दोहन करना। और उसकी सबसे पहली व्याख्या भारत में यदि किसी ने किया तो उदारवादियों ने ही किया, और उदारवादियों में
सबसे प्रमुख कौन थे? दादा भाई नौरोजी, ठीक है कि नहीं, रमेश चंद्र दत्ता, ये सब ऐसे अर्थशास्त्री थे, ये सब पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट जिन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया नामक पुस्तकों के माध्यम से उसने ब्रिटिश आर्थिक तंत्र की पूरी मीमांसा, मीमांसा मतलब पूरी विश्लेषण उन्होंने किया और यह बताया कि कैसे जो ब्रिटिश हैं वो हमारे इकोनॉमिकल रिसोर्सेज का दोहन कर रहे हैं और भारत गरीब से दरिद्रता की तरफ जा रहा है, ठीक है कि नहीं। तो इन सारे बिंदुओं की परिचर्चा होगी। तो पहले तो भारत में अंग्रेज को बसाओगे तब ना आगे बढ़ेंगे, तो अभी तो हम अंग्रेज को लाए ही नहीं है, ठीक है कि नहीं, सिर्फ अभी इंट्रोडक्शन में ही है। पैराग्राफ चेंज करो, देखेंगे 1599 में मर्चेंट एडवेंचर्स नाम से एक कंपनी बनाई गई जो पूर्व में व्यापार कर सके। मर्चेंट एडवेंचर्स नामक कंपनी बनाई गई जो पूर्व में व्यापार कर सके। इसी कंपनी को ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया। 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 इस समय भारत में अकबर का शासन था। इस समय भारत में अकबर का शासन था और ब्रिटेन में एलिजाबेथ, ठीक है, ओके। चलिए, ज्यादा नहीं देखना है। अब लिखो, अति महत्वपूर्ण है कि बीपीएससी का सबसे पसंदीदा खंड मॉडर्न हिस्ट्री ही होता है, ध्यान रखिएगा। इससे ज्यादा पसंद बीपीएससी को किसी खंड में नहीं है। अब तो थोड़ा सा 35-36 सिविल सेवा वगैरह में आता है, लेकिन पहले 45 क्वेश्चन शुरुआती दिनों में होते थे और धीरे धीरे घट के 35-34 पे आ गया। लेकिन फिर भी अभी भी सब 35-34 में ही यदि सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है तो मॉडर्न हिस्ट्री से ही पूछा जाता है। और इसीलिए मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैं बराबर कहता भी हूँ कि हम तो पढ़ा ही देते हैं और समझा के लिखा ही देते हैं, लेकिन फिर भी आप एनसीईआरटी को 2-3 बार पढ़िए, क्योंकि किताब पढ़ने के अपने लाभ होते हैं, ठीक है कि नहीं। तथ्यों के दृष्टि से नहीं, तथ्यों के दृष्टि से तो सारा चीज निचोड़ करके आपको कई किताबों का पहुंचा ही दिया जाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट और लैंग्वेज फॉर्मेशन, सिविल सेवा में लैंग्वेज फॉर्मेशन करना आना चाहिए। वाक्य संरचना, शब्दों की विविधता, ठीक है कि नहीं, और क्रमबद्धता, ये यदि आप सीख लेते हैं तो फिर कमीशन बहुत आसान होता है, ठीक है। और अभिव्यक्ति प्रदान करना, आप जो चिंतन करते हैं, जो पढ़ते हैं, जो समझते हैं, उसको यदि आप अभिव्यक्त करने की क्षमता डेवलप कर लेते हैं तो बहुत आसान होता है। हमने तो देखा है, अभी एक्सपर्ट मेंबर के रूप में जा करके भी मैं कमीशन में कई छात्रों का, सैकड़ों छात्रों का साक्षात्कार लिया और मैंने इस बात को पाया कि लड़के अपने आप को अभिव्यक्त ही नहीं कर पाते। उसी 10-20 में से 1-2 लड़के यदि मिल जाते हैं तो आयोग के जितने भी सदस्य होते हैं वो मैक्सिमम नंबर देने के लिए आतुर हो जाता है कि चलो सुबह से ले रहे थे, एक लड़का भी काम का नहीं था, ये सबसे अच्छा लड़का था, इसी को अधिकतम नंबर दे दो। और वो मैं रोज कहता हूं कमीशन के बैच में, परसों से कहता हूं कि अपने आप को अभिव्यक्त करने की कला सीखिए, बातचीत कीजिए अपने बड़ों से, ठीक है कि नहीं, श्रेष्ठ जनों से, हायर ऑथोरिटी से बातचीत करने की कला डेवलप कीजिए। आगे चलिए, नेक्स्ट।
ठीक है, कहाँ थे हम लोग? बड़े अच्छे जगह पे थे। अति महत्वपूर्ण है कि 1600 ईस्वी में 1600 ईस्वी में पूर्व से व्यापार करने के लिए 15 वर्षों का 15 वर्षों का 15 वर्षों का व्यापार एकाधिकार प्रदान किया गया। व्यापार एकाधिकार चार्टर प्रदान किया गया। व्यापार एकाधिकार चार्टर प्रदान किया गया। ठीक है, किया गया। जिसे 1609 में जेम्स प्रथम के द्वारा जिसे 1609 में जेम्स प्रथम के द्वारा जिसे 1609 में जेम्स प्रथम के द्वारा अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। जिसे जेम्स प्रथम एक के द्वारा एकाधिकार को 1609 में अनिश्चित काल तक के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, अनिश्चित काल तक के लिए बढ़ा दिया गया। ओके, आगे चलिए। इसी कड़ी में 1608 में हॉकिंस रेड ड्रैगन जहाज से कहां पहुंचा? हाँ, जहांगीर के दरबार में पहुंचा। जहां जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी और इंग्लिश खान की उपाधि दी और इंग्लिश खान की उपाधि दी और 400 मनसब प्रदान किए। 400 मनसब प्रदान किया। 400 मनसब प्रदान किया। हॉकिंस ने सूरत में पहली फैक्ट्री खोलने के लिए आज्ञा पाई, लेकिन तकनीकी दृष्टि से यह खुल न सका। और 1611 में मछलीपट्टनम में मछलीपट्टनम कहाँ था? मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में। मछलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री खोली गई। ठीक है, जल्द ही सूरत में 1613 में सूरत में 1613 में सूरत में
दूसरी फैक्ट्री खोली गई, दूसरी फैक्ट्री खोली गई, दूसरी फैक्ट्री खोली गई, लेकिन अंग्रेज इस छूट से संतुष्ट नहीं थे। लेकिन अंग्रेज इस छूट से संतुष्ट नहीं थे कि दो जगह फैक्ट्री खुली, उससे वो संतुष्ट नहीं था। तो दो जगह फैक्ट्री कहां कहां खुला? पहला मछलीपट्टनम 1611 और दूसरा 1613 कहां? सूरत। लेकिन इससे संतुष्ट नहीं था, वो चाहता था कि संपूर्ण भारतवर्ष में उसको अनुमोदन मिले। इसी क्रम में किसको भेजा? 1615 में सर टॉमस रॉ को भेजा। तो लिखेंगे संतुष्ट नहीं थे, संतुष्ट नहीं थे। और 1615 ईस्वी में, और 1615 ईस्वी में दूसरा अंग्रेज यात्री टॉमस रो जहांगीर के दरबार में पहुंचे, जहांगीर के दरबार में पहुंचे और साम्राज्य के सभी भागों में, और साम्राज्य के सभी भागों में, और साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने की, फैक्ट्री खोलने की अनुमति प्राप्त की। तो यह अनुमति किसके द्वारा प्राप्त किया गया? सर टॉमस रॉ के द्वारा। किस मुगल बादशाह ने दिया? जहांगीर ने। तो क्वेश्चन दोनों है, याद रखिएगा। किस यात्री ने प्राप्त किया और किस शासक के द्वारा? तो दोनों को घेर लीजिए, जहांगीर को भी घेर लीजिए, टॉमस रो को भी घेर लीजिए। जहांगीर को भी घेर लीजिए और टॉमस रो को भी घेर लीजिए। चलिए, अब जैसे जैसे, विशेषकर दो तीन याद रखना है कि उड़ीसा में 1633 में, ठीक है कि नहीं, और इसी कड़ी में 1668 में बम्बे, और 1698 में कलकत्ता में एक और फोर्ट विलियम खोला गया। तो वो आपके लिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। मद्रास में सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला इंपॉर्टेंट है, और कुडलोर में फोर्ट सेंट डेविड का किला। कभी कभी ये भी हो सकता है दे दे सुमेलित करे या सत्य पर विचार करे, तीनों किला दे दे या स्थान दे दे, एक आध स्थान ऊपर नीचे कर दे, तो आप फंस जाइएगा। तो इसलिए इस तीनों किला को, जो आरंभिक किला है, उसको जरूर याद रखिए। तो ऐसे लिखेंगे, ध्यान रखना है, ध्यान रखना है कि 1633 में उड़ीसा में, ठीक है, 1668 में बम्बे, बम्बे 1668 में बम्बे, ठीक है। 1651 में एक और लिख देंगे, बंगाल, बीच में 1651 में बंगाल, बंगाल हुगली, बंगाल हुगली और शाह सूजा के द्वारा, साफ ब्रैकेट में शाह सूजा के द्वारा। शाह सूजा शासक नहीं था, बादशाह नहीं था, बल्कि राजकुमार था, स्थानीय सूबेदार था। शाह सूजा के द्वारा, शाह सूजा के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट फिर लिख देंगे 1698 में बंगाल के 3 गांव, बंगाल के 3 गांव, कालीकट, सूतानती, गोविंदपुर, कालीकट, सूतानती, गोविंदपुर की जमींदारी प्राप्त की।
जमींदारी प्राप्त की। कालीकट, सूतानती और गोविंदपुर की जमींदारी प्राप्त की। और इसी कड़ी में जॉब चाणक्य के द्वारा कलकत्ता में, इसी कड़ी में जॉब चाणक्य के द्वारा कलकत्ता का निर्माण किया गया, तीनों गांव मिलाकर। और कलकत्ता का निर्माण कराया गया और कलकत्ता का निर्माण कराया गया और सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट जॉर्ज नहीं, फोर्ट विलियम, फोर्ट विलियम की स्थापना की। फोर्ट विलियम की स्थापना की, पहले ये लिख लो, फोर्ट विलियम की स्थापना की। कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना चाणक्य के द्वारा की गई। लेकिन इन सब के बीच याद रखिएगा, एक 1668 भी इंपॉर्टेंट है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से बॉम्बे द्वीप को प्राप्त किया था, वैवाहिक संधि हुई थी पुर्तगाली राजकुमारी और ब्रिटिश राजकुमार के बीच, और उस क्रम में 1668 में इस द्वीप को कंपनी ने प्राप्त कर लिया था। तो वहां पे लिख देंगे नोट में लाल कलम से, 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से बॉम्बे द्वीप प्राप्त किया था। उल्लेखनीय है कि यह द्वीप ब्रिटिश राजा को पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह की पृष्ठभूमि में प्राप्त हुआ था। ब्रिटिश राजा को पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह की पृष्ठभूमि में प्राप्त हुआ था। ठीक है, कितना महत्वपूर्ण है। तो यह द्वीप कब मिला? 1668 में। तो 4-5 तिथि अभी तक आपको याद रखना है। 1611 में क्या हुआ? मछलीपट्टनम। 1613 सूरत। 1633 उड़ीसा बालासोर। 1651 बंगाल हुगली। 1668 बॉम्बे द्वीप। 1698 कलकत्ता, फोर्ट विलियम। तो 17वीं सदी में ये जो 5 अनुक्रम है उसको याद रखिए। पहला 1611 कब, कहां, और दूसरा, तीसरा 1600, चौथा, पांचवा बॉम्बे द्वीप, और छठा, ठीक है, वाह, राजकुमारी का नाम कैथरीन ब्रेजन का। ठीक है, अच्छे से याद करके रखिए, काम देगा। हो सकता है कि उसकी आत्मा आप तक आज रात में पहुंचेगी। ठीक है, मूल बिंदु पे आइए। हाँ, तो बड़े इंपॉर्टेंट है, 17वीं सदी में इतनी बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और 18वीं सदी में ये जो 1717 है वो सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? गोल्डन फरुख सियर का। तो लिखिएगा 1717 ईस्वी में हेलो, अब बेटा क्या हाल है बिटिया? हाँ बेटा, ठीक है ना?
क्लास में। अच्छा, अब तुम बोल सकती हो, अब बोल सकती हो। कैसी में? तो उसका बता देंगे, क्लास से निकलेंगे ना तो बता देंगे क्या। कोई बात नहीं, अगले सप्ताह कर लेंगे। हाँ, तो अलग से फोन कर लेना, ठीक है ना। ठीक ठीक हो ना, खुश हो। ठीक है, बाय, टेक केयर, लव यू बेटा, बाय, गुड नाइट। कहाँ थे हम लोग? तो बड़े अच्छे जगह पे थे हम लोग, थे 1700। और 1717 में ये गोल्डन फरमाल इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है कि नहीं, तो लिखिएगा। अति महत्वपूर्ण है कि 1717 मुगल बादशाह, मुगल बादशाह फर्रुखसियर, मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने हैमिल्टन के इलाज से खुश होकर, हैमिल्टन के इलाज से खुश होकर, हैमिल्टन हैमिल्टन के इलाज से खुश होकर मिशन था जॉन सरमन मिशन, लेकिन डॉक्टर कौन था? डॉक्टर था हैमिल्टन। हुआ यह था, सुन लीजिए दृष्टांत क्या है। उसको एक्जिमा हो गया था, एक्जिमा। और एक्जिमा का इलाज करता होगा पत्ता उत्ता से, ठीक नहीं होता होगा। डॉक्टर साहब आए, ड्रेसिंग किया होगा, ठीक, खुश हो गया, 2-3 दिन में सूख गया। नहीं, तो सूखने के बाद खुश हो गया, पूछा क्या मांगते हो तुम? उद्देश्य तो सबका व्यापार ही था, तो मांगा, ठीक है कि नहीं, जो जो चीज मांगा वो सब दे दिया। इसलिए उसको हम लोगों ने क्या कहा? शाही फरमान, मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी, ठीक है कि नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या क्या हुआ? तो 3000 वार्षिक कर देगा मात्र बंगाल में, और 10,000 वार्षिक कर देगा सूरत में। अब बम्बे में कंपनी द्वारा ढाले गए सिक्के को संपूर्ण मुगल राज्य में चलाने की आज्ञा भी मिल गई। वाह, इतना बढ़िया। तो ये सारा शाही फरमान के तहत हुआ। और फर्रुखसियर के विषय में आपकी जानकारी में मैंने दिया है कि फर्रुखसियर जब जहांगीर शाह के बाद गद्दी पे बैठा था, तो अपने जीत का श्रेय किसको दिया था? वो भी इतिहास का एक महत्वपूर्ण तथ्य है। अपने जीत का श्रेय सैयद बंधु को दिया था। और वो सैयद बंधु कौन थे? अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान। अब्दुल्ला खान वजीर था और हुसैन अली खान मीर बख्शी, ठीक है। उसने कई शासकों को, मुगल बादशाहों को, जो कमजोर मुगल बादशाह थे, उसको अदलने बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इतिहास में, मध्यकालीन इतिहास में उसको निरप निर्माता कहा गया। लेकिन हम अभी उत्तरवर्ती मुगल बादशाह के युग में नहीं है। हम अभी जिस बिंदु पर हैं वह बिंदु है फर्रुखसियर। तो क्या लिखे हैं? अति महत्वपूर्ण है कि 1717 में 1717 में मुगल बादशाह फर्रुखसियर हैमिल्टन के इलाज से प्रभावित होकर, हैमिल्टन के इलाज से प्रभावित होकर कंपनी के लिए शाही फरमान जारी किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए शाही फरमान जारी किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए शाही फरमान जारी किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए शाही फरमान जारी किया, ठीक है, शाही फरमान जारी किया, जिसके तहत बंगाल, ब्रैकेट में लिख दो, 3000 वार्षिक कर, सूरत 10,000 वार्षिक कर, और सिक्का चलाने का अधिकार, सिक्का चलाने का अधिकार प्राप्त किया।
इसे कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा कहा गया। इसे इसे कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा कहा गया। किसे? इसे कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा कहा गया। मैग्ना कार्टा कहा गया। नोट में लिख देंगे। गोलकुंडा के द्वारा दिए गए फरमान को गोल्डन फरमान के नाम से जाना जाता है। गोलकुंडा के द्वारा दिए गए फरमान को गोलकुंडा के द्वारा दिए गए फरमान को गोल्डन फरमान के नाम से जाना जाता है। गोल्डन फरमान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए। तो आप लोगों ने अब तक सबसे इंपॉर्टेंट क्या पढ़ा? सबसे इंपॉर्टेंट की कड़ी में पढ़ा 1611 मछलीपट्टनम, 1613 सूरत, और इसी कड़ी में कलकत्ता 3 गांव मिलाकर जॉर्ज चार्नक ने स्थापित किया और फोर्ट विलियम की नींव रखी। अब फोर्ट विलियम के पहला अध्यक्ष कौन था? कौन बताएगा? फोर्ट विलियम का पहला अध्यक्ष कौन था? फोर्ट विलियम का पहला अध्यक्ष कौन था? कोई नहीं। आयर। अंजलि कुमारी ने जवाब दिया है। ठीक है, चार्ल्स आयर इसका पहला अध्यक्ष लिख देंगे। पहला अध्यक्ष कौन थे? चार्ल्स आयर। वहीं पे एडजस्ट कर दो, जहां पे प्रेसिडेंट, जहां पे फोर्ट विलियम लिखे हैं ना, वहीं पे उसको एडजस्ट कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। आगे लिखिएगा। आगे लिखेंगे। अठारहवीं सदी के तीसरे दशक में, 18वीं सदी के तीसरे दशक के उपरांत भारत में अंग्रेज, भारत की बदलती हुई परिस्थिति, राजनीतिक परिस्थिति में, भारत की बदलती हुई राजनीतिक परिस्थिति में अंग्रेजों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा, अंग्रेजों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा जागृत होने लगती है। और इसी कड़ी में कल ये तीनों युद्ध की चर्चा मैं कर चुका हूं, और इसी कड़ी में हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार के उत्तराधिकार के संघर्ष में हिस्सा लिया, जहां उसकी भिड़ंत फ्रांसीसियों से हुई, और इस कड़ी में 3 युद्ध हुए, और इस कड़ी में 3 युद्ध हुए जिसे 3 कर्नाटक युद्ध कहा जाता है।
जिसे तीन कर्नाटक युद्ध कहा जाता है। तीन युद्ध में जिसे तीन कर्नाटक युद्ध कहा जाता है। तीन कर्नाटक युद्ध कहा जाता है। ठीक है, इस कर्नाटक युद्ध में ये सारी बातें हम कल कर लिए थे। इस कर्नाटक युद्ध में 1760 के बांडीवास की लड़ाई में 1760 के बांडीवास की लड़ाई में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को भारतीय राजनीति से बाहर किया। भारतीय राजनीति से बाहर किया। बांडीवास की लड़ाई कब हुई थी? ब्रिटिश सेनापति कौन थे? आयरकूट। और फ्रांसीसी सेनापति कौन थे? लाली। कहते भी हैं कि आयरकूट ने लाली को कूट दिया, या आयरकूट ने लाली को लाल कर दिया। लाल करने का मतलब पराजित कर दिया। तो ध्यान रखिएगा, यदि नाम भुला गए, परीक्षा भवन में बैठे नाम भुला गए, तो आपको लगेगा कूट तो था, कूटे था, किसको कूटा था? तो लाली को लाल कर दिया, लाली को लाल कर दिया। कभी कभी ऐसा होता है। एक बार झारखंड में एक प्रश्न आया था कि ऐबक के बाद गद्दी पे कौन बैठा, तो मैं अभी भी वही लाइन पढ़ाता हूँ। ऐबक के बाद आराम से गद्दी पे बैठा, अपने नाम के अनुरूप आचरण किया, आराम से बैठा, आराम से उतर गया। संजोग से झारखंड में 2006 में पहली बार पीटी लिया था, बच्चों को पढ़ाया था मैं। तो पूछा कि ऐबक के बाद कौन बैठा, तो सामान्यतः क्या होता है, इल्तुतमिश इतना पॉपुलर है कि दिमाग में इल्तुतमिश बैठ जाता है। लेकिन दो चार लड़के ने कहा कि हम लोग को सर अचानक से याद आया कि आप कहे थे ऐबक के बाद आराम सा गद्दी पे बैठा, आराम से उतर गया। उसके अलावा उसमें कुछ है भी नहीं। ऐबक के बाद कौन बैठा? तो इसीलिए मैं कहता भी हूं कि कूट ने लाली को लाल कर दिया। लाली कौन? फ्रांसिस गवर्नर था। पांडीवास की लड़ाई में फ्रांसिस गवर्नर कौन था? लाली। और अंग्रेज सेनापति कौन था? आयरकूट। तो आयरकूट ने लाली को लाल कर दिया, खत्म हो गई बातें। और हालांकि उसके पहले 1759 में बेदरा की लड़ाई में डच को भी बाहर कर दिया था। इसकी भी चर्चा मैंने कल आरंभ में ही किया था, जिसको ध्यान में रखेंगे कि 1759 में बेदरा की लड़ाई में अंग्रेजों ने डच को पराजित करके राजनीति से बाहर, इंडिया से ही उसको बाहर कर दिया। ऐसे भी डचों का इंटरेस्ट इंडिया में सिर्फ कुछ बिंदु पे था। असली इंटरेस्ट उसका इंडोनेशिया में, मसाला द्वीप में ही, जावा, सुमात्रा इत्यादि के द्वीपों में ही उसका असल इंटरेस्ट। मूल में आइए, अब लिखिए, क्या कहां तक लिखे? हाँ, पैराग्राफ चेन। लेकिन अंग्रेजों को पहली राजनीतिक सफलता, लेकिन अंग्रेजों की पहली राजनीतिक सफलता अंग्रेजों की पहली राजनीतिक सफलता बंगाल में मिलती है। बंगाल में मिलती है। बंगाल 18वीं सदी में सबसे अमीर प्रांत था। बंगाल 18वीं सदी में सबसे अमीर और विकसित प्रांत था। विकसित प्रांत था। विकसित प्रांत था। कौन सा प्रांत था? विकसित। ठीक है, कौन सा प्रांत था? विकसित। ठीक है, सबसे विकसित प्रांत था। उद्योग धंधे काफी विकसित थे, व्यापार काफी विकसित था, और अंग्रेजों का प्रवेश भी हो गया था शाही फरमान के द्वारा। पढ़े हो ना
कि शाही फरमान के द्वारा 3,000 रुपया वार्षिक कर के बदले वो बंगाल में पूरी तरह से प्रवेश पा गया था। तो ये सब कारण थे जिसके कारण उसको आगे बढ़ने के अवसर मिले। तो लिखिएगा क्या लिखे हैं, कौन सा लाइन लास्ट में लिखे थे, सबसे संपन्न और विकसित प्रांत था। साथ ही अंग्रेजों को 1717 के फरमान के द्वारा 1717 के फरमान के द्वारा उसे बहुमूल्य विशेषाधिकार भी मिला। उसे बहुमूल्य विशेषाधिकार भी मिला जिस पर बहुमूल्य विशेषाधिकार मिला, उसको दस्तक कहते थे हम लोग उस समय। बहुमूल्य विशेषाधिकार मिला जिसे दस्तक कहते थे, दस्तक कहते थे। इस दस्तक पर बंगाल के सभी नवाब, इस दस्तक पर, दस्तक के दुरुपयोग पर, ऐसे लिख दोगे, इस दस्तक के दुरुपयोग पर, इस दस्तक के दुरुपयोग पर बंगाल के सभी नवाब मुर्शीद कुली खां से लेकर अलीवर्दी खां तक, मुर्शीद कुली खां से लेकर बंगाल की स्वतंत्र सत्ता किसके समय स्थापित हुई थी, मुर्शीद कुली खां के समय। तो मुर्शीद कुली खां से लेकर अलीवर्दी खां तक, अलीवर्दी खां तक समय समय पे आपत्ति दर्ज की, समय समय पे आपत्ति दर्ज की। ठीक है, आपत्ति दर्ज की। लेकिन पानी सर के ऊपर से कब गुजर गया, सिराजुद्दौला के समय में। अलीवर्दी खां तक तो ठीक था। अलीवर्दी खां का कहना भी था कि कंपनी जो है मधुमक्खी के समान है, कि यदि इसको पालोगे तो पैसा देगा, व्यापार का विकास करेगा, और यदि इसको छेड़ोगे तो ये काटेगा। इसके साथ बड़ा संतुलन के साथ चलना है, और वही हुआ भी। कंपनी समय समय पे नवाब के आदेश का अवहेलना भी करता था और तुरंत माफी भी मांग लेता था। तो वो भी अपना संतुलन बना के चलता रहा, आगे बढ़ता गया। लेकिन पानी सिर के ऊपर तब गुजरा जब सिराजुद्दौला गद्दी पे बैठा और उसके आदेश को मानने को वो बाध्य नहीं हुआ। साथ ही दस्तक का दुरुपयोग धड़ल्ले से करने लगा। ठीक है, यहाँ तक कि उसके राज्याभिषेक में भी हाजिर नहीं हुआ, मतलब वो अपने आप को अब सत्ता का दावेदार भी मानने लगा था। साथ ही दरबार के जो गुटबंदी थे उसमें वो सम्मिलित भी हो गया। तो दरबार के बहुत सारे षड्यंत्रकारियों को अपने साथ वो लेकर चलने भी लगा। मतलब वो अपना एक समानांतर दरबार जो है उसका गुट, उसका निर्माण करने लगा और सही समय की तलाश करने लगी। इस कड़ी में ब्लैक होल की दुर्घटना होती है और लास्ट में पलासी की लड़ाई। तो लिखिएगा क्या लिखे, समय समय पे आपत्ति दर्ज किया, यहां तक लिखे ना। अलीवर्दी खां के बाद पैराग्राफ चेंज, अलीवर्दी खां के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है, बंगाल का नवाब बनता है और कुछ आदेश पारित करता है, और इस कड़ी में कुछ आदेश पारित करता है, और इस कड़ी में कुछ आदेश पारित करता है। ठीक है, पारित करता है। जैसे कई आदेश देता है, उसमें एक आदेश ये भी देता है कि आप और फ्रांसिस कलकत्ता और चंद्रनगर की किलेबंदी को तोड़ दीजिए। फ्रांसिस मान लेता है, लेकिन अंग्रेज इसको नहीं मानता है। साथ ही यह भी कहा कि मुर्शीद कुली खां के समय जिस शर्त पर आप व्यापार करते थे उसी शर्त पर आप व्यापार को जारी रखिए।
लेकिन उसके कई जो आदेश जारी किए, एक भी आदेश का पालन नहीं किया। लेकिन फ्रांसिस ने उस आदेश का पालन किया। फ्रांसिस का किलेबंदी कहाँ था? फ्रांसिस का किलेबंदी था चंद्रनगर में, और अंग्रेजों की किलेबंदी कलकत्ता। ठीक है, फोर्ट विलियम तो कहा गिरा दीजिए, नहीं गिराया, वो चुनौती दिया। तो लिखिएगा क्या लिखे हैं, पारित करता है। जैसे अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को क्रमशः, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को क्रमशः कलकत्ता और चंद्रनगर में, कलकत्ता और चंद्रनगर में किलेबंदी को गिरा देने का निर्देश देता है। किलेबंदी को गिरा देने का निर्देश देता है, निर्देश देता है। फ्रांसिस ने आज्ञा का, निर्देश का पालन किया। फ्रांसिस ने निर्देश का पालन किया, लेकिन 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 अंग्रेजों ने नहीं, अंग्रेजों ने नहीं, अंग्रेजों ने नहीं। क्योंकि अब अंग्रेज क्या था, 1757 में कर्नाटक के युद्ध में, अभी आपने देखा कि कर्नाटक में 3 युद्ध हुआ था। प्रथम 40-48, 49-54। तो यहां तक ये द्वितीय कर्नाटक के युद्ध में क्या था, फ्रांसीसियों को, और कर्नाटक का हैदराबाद में उसका अपना इन्फ्लुएंस होने लगा, उसका आत्मविश्वास जागृत हो गया। उसको लगा कि बंगाल में भी हम उस तरह के जो दृष्टिकोण है उसको हम दोहरा सकते हैं। तो फलतः वह निर्देश का अवहेलना किया। लेकिन सिराजुद्दौला उससे भी बढ़कर वो अंग्रेजों की शक्ति को पूर्ण आकलन किए बिना जल्दीबाजी में कदम उठाया और कासिम बाजार और फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। और इसी कब्जा की कड़ी में एक घटना भी हुई जिसका क्या नाम था, ब्लैक होल की घटना। और ये काल कोठरी दुर्घटना, जिसका चश्मदीद गवाह कौन था, ऑलवेल नामक इतिहासकार। ये 2 बातें ध्यान में रखिए। तो लिखिए क्या लिखे, लास्ट लाइन क्या लिखे, अंग्रेजों ने नहीं, पैगा चेंज। प्रतिक्रिया स्वरूप नवाब ने, प्रतिक्रिया स्वरूप नवाब ने, प्रतिक्रिया स्वरूप नवाब ने, प्रतिक्रिया स्वरूप नवाब ने, प्रतिक्रिया स्वरूप नवाब ने कासिम बाजार पर, कासिम बाजार पर फोर्ट विलियम पर 20 जून 1756 को, कासिम बाजार फोर्ट विलियम पर 20 जून 1756 को, 20 जून 1756 को, 20 जून 1756 को, 20 जून 1756 को कब्जा कर लिया और सैकड़ों अंग्रेज को एक कमरे में, छोटे कमरे में बंद कर दिया। सैकड़ों अंग्रेजों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया, एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया। गर्मी के महीने में हॉलवेल ने यह कहा कि 146 अंग्रेजों में सिर्फ 23 बचे। तो यह हॉलवेल को याद रखना, ब्लैक होल की घटना का जिक्र इसी ने किया है। हॉलवेल ने यह कहा कि 146 में सिर्फ 23 अंग्रेज ही बचे। ठीक है, अब ये सब नहीं पूछना कि सर कमरे की लंबाई चौड़ाई कितनी थी, नहीं तो हम बेहोश हो जाएंगे।
ठीक है, ओके, तो ध्यान रखिएगा। तो ब्लैक होल की दुर्घटना इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के दृष्टि से। ब्लैक होल की दुर्घटना 20 जून 1756, ब्लैक होल की दुर्घटना का जिक्र ब्रिटिश इतिहासकार हॉलवेल ने किया। ये आपको याद करके रखना है। और यह याद करके रखना है कि जब जल्दीबाजी में इसने कासिम बाजार और फोर्ट विलियम पे कब्जा किया तो अंग्रेज सब भाग गया, कई अंग्रेज भाग गया, मेन लीडर सब भाग गया, और वो भाग करके फुल्टा में शरण लिया। तो लिखिएगा, इस घटना के क्रम में अंग्रेजों ने, कई अंग्रेजों ने भागकर फुल्टा में शरण ली, कई अंग्रेजों ने भागकर फुल्टा में शरण ली, शरण ली। और क्योंकि फुल्टा उसके लिए क्या था, नौसेना के दृष्टि से वहां उसकी श्रेष्ठता थी, पुर्तगालियों की हिंद महासागर में श्रेष्ठता, अंग्रेजों की नौसेना में श्रेष्ठता, तो उसको बड़ा आसान लगता था। और हमारा जो उस समय का मुगल बादशाह था, नौसेना पे बल नहीं दिया, नौसेना पर शिवाजी ने ही बल दिया था। मराठा की सेना में नौसेना का अंग्रेज जी, ठीक है, उसके द्वारा मराठा की नौसेना को मजबूती प्रदान करने का काम किया। नौसेना पर पूर्व मध्यकाल में चोल साम्राज्य ही ऐसा साम्राज्य था जिसने फोकस किया था, और दक्षिण पूर्व एशिया तक विजय अभियान और श्रीलंका पे पूर्ण विजय अभियान की प्राप्ति राज प्रथम और राजेंद्र प्रथम ने किया था, याद रखिएगा। खैर, अभी हम नौसेना के संदर्भ में नहीं है, लेकिन यह बताना जरूरी है कि भारतीयों ने, भारतीय शासकों ने सेना के एक महत्वपूर्ण विंग नौसेना की अवहेलना की, और इस कारण से उसका हार के कारणों की जब तलाश करिएगा तो एक कारण यह भी था कि उल्टा में शरण लिया और वो इंतजार करने लगा कि मद्रास से वाटसन साहब आएंगे और उनके जो करीबी हैं, जो ज्यादा सक्षम है, बड़ी सेना लेकर आएंगे और हमें सहायता करेंगे। ऐसा हुआ भी, संवाद गया, और कुछ महीने के बाद, उस समय तो मोबाइल तो था नहीं, तो संवाद जाता था, तो कुछ महीनों के बाद वाटसन की सेना, क्लाइव की सेना मद्रास से आया, और फरवरी 1757 ईस्वी में सिराज को एक अपमानजनक युद्ध के बाद, छोटे से युद्ध के बाद एक अपमानजनक संधि करनी पड़ी, जिस संधि का नाम था अलीनगर की संधि। और ये इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। जो जो चीज वो खोया था वो सब चीजों को प्राप्त कर लिया। जैसे कलकत्ते में किलेबंदी कर लिया, सिक्के को ढालने की अनुमति मिला, बंगाल में मुक्त व्यापार एक बार फिर से तेजी से वो करने लगा। तो जो जो चीज उसने खोया था वो सभी बिंदु को इस संधि के द्वारा क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। तो लिखिएगा, फुल्टा में शरण ली। कालक्रमेण मद्रास से क्लाइव और वाटसन की सेना आने के बाद आने के बाद 1757 में कलकत्ता को दोबारा जीत लिया, कलकत्ता को दोबारा जीत लिया। यद्यपि इस जीत में दरबार के कुछ प्रमुख व्यक्ति की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। यद्यपि इस जीत में नवाब के दरबार में कुछ विरोधियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी, ऐसे लिख लीजिए। यद्यपि इस जीत में यद्यपि इस जीत में यद्यपि इस जीत में नवाब के कुछ विरोधियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी, जैसे मीर जाफर मीर बख्शी। मीर जाफर क्या था? मीर बख्शी था। मीर बख्शी मतलब सेना का प्रधान, कौमा। मानिक चंद, मानिक चंद कलकत्ता का अधिकारी। कलकत्ता का कस्टोडियन वही था, मानिक चंद, को घूस देके मिला लिया। अमीर चंद धनी व्यापारी, अमीर चंद धनी व्यापारी।
जगत सेठ। जगत सेठ बंगाल का सबसे बड़ा बैंकर, बंगाल का सबसे बड़ा बैंकर। और खादिम खान, और खादिम खान सेना का बड़े हिस्से का प्रभारी, सेना के बड़े हिस्से का प्रभारी। कौन कौन व्यक्ति थे जो नवाब के विरोध में था? नाम को याद रखिएगा, मानिक चंद, अमीर चंद, जगत सेठ, पहले नाम याद कर, मीर बख्शी, मीर जाफर, खादिम खान, ये 5 नाम याद रखिए। अब जब नाम याद हो जाए तब कौन क्या था? अमीर अमीर, जगत सेठ सेठ, बैंकर नहीं, मीर मीर बख्शी, खादिम खान सेना का प्रभारी नहीं, मानिक चंद अधिकारी। ठीक है, इस तरह से आपको याद हो जाएगा वो। कभी यह भी हो सकता है कि आपसे पूछ दे, लेकिन सामान्यतः पूछने की संभावना यह होती है कि नवाब के विरोधी गुट में 1 2 3 4 करके दे सकता है। उसमें मीर मदान और मोहनलाल भी देगा, और मीर मदान मोहनलाल सिराजुद्दौला का वफादार था। ठीक है कि नहीं? तो नाम वो 2 रहेगा जहां आप आसानी से उसको चुन सकते हैं। फिलहाल तो आप यह याद रखिएगा कि दरबार के प्रतिरोधियों ने जो समर्थन दिया और क्लाइव और वाटसन की सेना अंत में नवाब को संधि करने पर विवश बना पड़ा। वही लाइन को मैं लिखवा रहा हूं। क्या लिखे थे लास्ट लाइन? एक आदमी बोलिए, हाँ बोलिए ना। महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसी क्रम में नवाब पराजित हुआ और अलीनगर की संधि करने को मजबूर। फरवरी 1757 अलीनगर की संधि करने को मजबूर हुआ। अलीनगर की संधि करने को मजबूर हुआ कब? फरवरी 1757 में। ये संधि बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, फरवरी 1757, जिसके तहत उसने पुरानी सभी स्थितियों को प्राप्त कर लिया। इसके तहत कंपनी अपने पुराने सभी पोजीशन को प्राप्त कर लिया, पोजीशन को प्राप्त कर लिया, पोजीशन को प्राप्त कर लिया। ठीक है, लेकिन अब वो इससे संतुष्ट नहीं था, क्योंकि अब उसे लगा कि हम बंगाल के नवाब को एक तरह से शिकस्त दिए। तो अब सीधा वो ट्रॉल चाहता था, प्रत्यक्ष नियंत्रण। ठीक है, और इसी कड़ी में जब थोड़ा सा और कुछ कमी उमी रह गया था, उसको चुस्त दुरुस्त जब कर लिया, तो कहा कि अलीनगर की संधि का आपने अवहेलना किया है और आ जाइए पलासी की लड़ाई में और वहां पे फरसिया लीजिए। तो अंत में भागीरथी नदी, हुगली का ही एक ब्रांच है जहां पर वो युद्ध लड़ा, और पलासी के युद्ध में सब कुछ कहते हैं ना कि पहले से ही पूर्व पीठ उसको स्क्रिप्ट तैयार था, केवल बस अभिनय करना था। मीर मदान मोहनलाल की सेना ने वीरता पूर्वक लड़ी, लेकिन कुछ ही घंटे में कुछ लोगों की हताहत के बाद 23 जून 1757 को पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला नवाब की पराजय होती है, और यहीं से आधुनिक भारत का आगमन होता है। यही मेन दृष्टांत है। आधुनिक भारत की आज से शुरुआत हो गई। अब इस लाइन को लिख ले, तो लिखिएगा, अलीनगर की संधि से, पैराग्राफ चेंज करके पॉइंट पॉइंट करके लिखते हैं ना आप लोग। हाँ, अलीनगर की संधि से अंग्रेज संतुष्ट नहीं हुए, उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ चुकी थी। उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ चुकी थी। अब वह एक निर्णायक युद्ध चाहते थे। अब वह एक निर्णायक युद्ध चाहते थे।
अब वह एक निर्णायक युद्ध चाहते थे और इसी कड़ी में सभी तैयारी करने के बाद, सारी तैयारी करने के बाद और इसी कड़ी में सारी तैयारी करने के बाद, सारी तैयारी करने के बाद, ठीक है, क्लाइव का षड्यंत्र भी पूरा था दरबार में। जगत सेठ, अमीर चंद, मानिक चंद, घसीटी बेगम, ठीक है, सब मिल गया था। मीर जाफर, खादिम खान, ये सब तैयार था पूर्व पीठिका, ठीक है। तो क्या लिखे? करने के बाद अलीनगर की संधि का उल्लंघन का आरोप लगाते हुए, अलीनगर की संधि का उल्लंघन का आरोप लगाते हुए 23 जून 1757 को 23 जून 1757 को 23 जून 1757 को पलासी, भागीरथी नदी के किनारे, पलासी भागीरथी नदी के किनारे मीर मदान और मोहनलाल की बहादुरी से लड़ने के बावजूद, मीर मदान और मोहनलाल के बहादुरी से लड़ने के बावजूद नवाब को मजबूर होकर युद्ध स्थल से भागना पड़ा। नवाब सिराजुद्दौला को मजबूर होकर भागना पड़ा, युद्ध स्थल से भागना पड़ा, जहां मीर जाफर के बेटे मीरन ने उसको मार दिया। इसी क्रम में मीर जाफर का बेटा मीरन उसको मार दिया, हत्या कर दिया, ठीक है, हत्या कर दी। मीर मदान मोहनलाल तो बड़ी वीरता से लड़ा, लेकिन जिसके पास सेना था, मीर जाफर, राय दुर्लभ, खादिम खान, ये सब लड़ा ही नहीं। 25 लोगों की मृत्यु हुई, 3-4 घंटे का युद्ध हुआ, सब स्क्रिप्ट तैयार था ही, बातें खत्म हो गई। भागा, सिराजुद्दौला समझ गया कि मेरे साथ धोखा हुआ, वो भागा, लेकिन मीर जाफर के पुत्र मीरन ने उसको पकड़ करके हत्या कर दी। एक कवि थे उस समय, नवीन चंद्र सेन, उन्होंने एक बड़ा अच्छा लाइन लिखा कि भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात आरंभ हो गई। तो लिखेंगे, इस युद्ध के बाद बंगाल के प्रसिद्ध कवि, आजकल स्टेटमेंट भी परीक्षा में देता है, पता है ना, बंगाल के प्रसिद्ध कवि नवीन चंद्र सेन ने यह लिखा कि भारत के लिए शाश्वत दुख की, शाश्वत मतलब होता है चिरंतर, शाश्वत दुख की काली रात आरंभ हो गई, काली रात आरंभ हो गई। नवीन चंद्र सेन को अंडरलाइन कर दीजिए, नवीन चंद्र सेन को अंडरलाइन कर दीजिए, ठीक तो लिखे? कुछ नहीं, काली रात आरंभ हो गई, छोड़ ना, समूचा लाइन लिखना, साहित्य लिखना जरूरी है। नाम याद रखिए, काली रात याद रखिए, पलासी के युद्ध के बाद खत्म,
ये नहीं कि सर शाश्वत, शाश्वत माने क्या होता है सर, ठीक है कि नहीं। ये हिंदी साहित्य तो पढ़ नहीं रहे, इतिहास पढ़े, समझ रखनी चाहिए किसने कहा। क्योंकि आजकल के बीपीएससी में स्टेटमेंट वगैरह भी देता है, इसलिए मैंने मेडाइवल वगैरह में भी स्टेटमेंट लिखवाया है। और आधुनिक भारत में भी जो जो एनसीईआरटी में स्टेटमेंट दिया है, कम से कम उसको तो धो पोछ के बराबर कर दो, ठीक है कि नहीं। और साथ में अब क्या हुआ, सिराजुद्दौला भारतीय राजनीति, बंगाल की राजनीति से लुप्त हो गया। मीर जाफर को अंग्रेजों ने गद्दी पे बैठाया, तो लिखिए। तदुपरांत अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित किया। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित किया, घोषित किया, ठीक है। जो एक कठपुतली साबित हुआ, जो एक कठपुतली साबित हुआ। बंगाल में लूट आरंभ हो गए, बंगाल में लूट आरंभ हो गए, लूट आरंभ हो गए। अंग्रेजों को कलकत्ता के निकट 24 परगना की जमींदारी मिली। अंग्रेजों को क्या क्या मिला उसको भी ध्यान रखिएगा। अंग्रेजों को कलकत्ता के निकट 24 परगना की जमींदारी मिली। छोटी छोटी परीक्षा में पूछा भी जाता है 24 परगना जिला किस राज्य में है, तो बंगाल में। 24 परगना की जमींदारी मिली और बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर मुक्त व्यापार करने का निर्विवाद अधिकार, और बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर, बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर, बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर, उड़ीसा पर मुक्त व्यापार करने का निर्विवाद अधिकार प्राप्त हुआ। निर्विवाद, निर्विवाद अधिकार प्राप्त हुआ। 2 पॉइंट याद रखिए, 24 परगना की जमींदारी, मुक्त व्यापार, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। तीसरा, कंपनी के लघुआ भगुआ अगुआ को, रुक जा ऐसा नहीं लिख दीजिए लघुआ भगुआ अगुआ को, कंपनी के जो जितने भी व्यक्ति थे उन सबको उपहार दिया। 1,70,00,000 उस समय। तो लिखेंगे कंपनी को, कंपनी के अधिकारियों को 1,70,00,000 का उपहार दिया, उपहार दिया। और अलग से क्लाइव को 20 लाख, वाटसन को 10 लाख दिया, उसको अलग से दिया। उस समय 20 लाख, समझ जाइए। क्लाइव को 20 लाख, वाटसन को 10 लाख दी, ठीक है। इस युद्ध ने पूरे भारत में अंग्रेजों के विजय का रास्ता खोल दिया, या अधिकार का रास्ता खोल दिया। अंग्रेजों के अधिकार का रास्ता खोल दिया, खोल दिया, ठीक है। इसी क्रम में प्रसिद्ध इतिहासकार एडवर्ड और गैरेट ने लिखा, इसी कड़ी में प्रसिद्ध इतिहासकार एडवर्ड और गैरेट ने लिखा, किसी भी देश में क्रांति का आयोजन करना सबसे लाभदायक खेल बन गया, सबसे लाभदायक खेल बन गया, सबसे लाभदायक खेल बन गया, ठीक है। सबसे लाभदायक खेल बन गया।
सबसे लाभदायक खेल बन गया। पैराग्राफ चेंज। जल्द ही मीर जाफर को अपनी गलती का एहसास हुआ। जल्द ही मीर जाफर को अपनी गलती का एहसास हुआ। गलती का एहसास हुआ। और आपकी जानकारी में है कि रोज रोज कंपनी के डिमांड को पूरा करने में अब अक्षम साबित होने लगा। तो अंत में कंपनी ने उस पर आरोप लगाया कि तुम डच के साथ मिले हुए हो, तुमको हटना पड़ेगा। और मीर जाफर को इस आरोप के साथ, डच आरोप के साथ उसे सत्ता से बेदखल किया और मीर कासिम को गद्दी पे बैठाया। तो लिखिएगा, गलती का एहसास हुआ। इसी कड़ी में कंपनी ने मीर जाफर को हटाकर 17 अक्टूबर 1760 में मीर कासिम को गद्दी सौंपा। मीर कासिम को गद्दी सौंपा। इतिहास में इसे बंगाल की क्रांति 1760 कहा जाता है। बंगाल की क्रांति बेंसी टॉट ने कहा था, याद रखिएगा। बेंसी टॉट ने बंगाल की क्रांति कहा था। 1760 की मीर जाफर से हटाकर मीर कासिम को रखा तो बेंसी टॉट ने इसे क्रांति कहा। हालांकि यह क्रांति नहीं था किसी भी दृष्टि से, क्योंकि न तो प्रशासन में परिवर्तन था, न जनता की भागीदारी थी इस सिस्टम में। लेकिन शिक्षा में आज भी पूछा जाता है कि बंगाल की क्रांति कब हुई। तो मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बैठाया जाना, मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बैठाया जाना क्या थी? बंगाल की क्रांति। कब? 1760। कब? अब मीर कासिम साहब गद्दी पे बैठे तो क्या दिया, ये इंपॉर्टेंट है। तो दिया जमींदारी। तो कहां कहां का जमींदारी दिया? बर्धमान, मिदनापुर और चटगांव। तो लिखेंगे, मीर कासिम ने बदले में अंग्रेजों को, कंपनी को, मीर कासिम ने बदले में अंग्रेजों को या कंपनी को बर्धमान, मिदनापुर और चटगांव की जमींदारी दी। ठीक है। बर्धमान, मिदनापुर और चटगांव की जिम्मेदारी थी एवं 29 लाख उपहार दिए। 29 लाख उपहार दिए। 29 लाख उपहार दिए। उनतीस लाख उपहार दिए। जल्द ही मीर कासिम ने कंपनी के इरादे को भांपते हुए अपनी राजधानी कहां बना डाले? अपनी राजधानी मुंगेर में बना डाले। अपनी राजधानी मुंगेर में बना डाली और स्वतंत्र तरीके से कई आर्थिक राजनीतिक सुधार किए। स्वतंत्र तरीके से आर्थिक राजनीतिक सुधार किए। स्वतंत्र तरीके से आर्थिक राजनीतिक सुधार किए। अंग्रेजों, कंपनी को अब एहसास हुआ कि ये हम जो समझे थे
वह यह नहीं है, ये तो गुरु निकल गया, तो भाग गया। ये रोज रोज जो डिमांड भी करता था उससे भी तंग आ चुका था और भाग करके मुंगेर गया। मुंगेर में बंदूक फैक्ट्री सब खोला, राजस्व सुधार वगैरह किया। अब अंग्रेज ने देखा कि अरे ये तो हमारे हाथ से तोता निकल रहा है, तो फिर उसको हटाया और उसको हटाकर कहा कि इससे अच्छा तो मीर जाफर ही था, कम से कम 2-4 रुपया कम देता था, डांट वाट भी सुनता था और बंगाल में था, हम लोग के लिए इजिली एसेसेबल भी था, मुंगेर समुद्र से दूर भी था, तो भागने में भी कहीं उल्टी परिस्थितियां होती राजनीतिक तो भागने में भी नहीं बनता, ठीक है कि नहीं। तो इस ऐसी परिस्थिति में उसने 1763 में मीर कासिम को हटा दिया, अब मीर जाफर को पुनः गद्दी पे बैठाया। तो लिखिए क्या लिखे, सुधार किए। इन सुधारों से, नेक्स्ट पॉइंट, मीर कासिम के सुधारों से कंपनी खफा थी। मीर कासिम के सुधारों से कंपनी खफा थी, कंपनी खफा थी। और 1763 ईस्वी में मिर्जाफर को दोबारा बंगाल की नवाबी दी गई, बंगाल की नवाबी दी गई। उसके मरने के बाद निजामुद्दौला को, और उसके मरने के बाद निजामुद्दौला को, निजामुद्दौला को, रुक जाइए, निजामुद्दौला को, मिर्जाफर के बाद निजामुद्दौला। अभी हम लोग मिर्जाफर को हटाए हैं, तो मिर्जाफर हार मानने वाला तो था नहीं, मिर्जाफर तो भाग गया, लेकिन उसने त्रिगुट बनाया और त्रिगुट में उसने अवध के नवाब को रखा और मुगल का भगोड़ा नवाब को रखा, भगोड़ा बादशाह को रखा, और ये तीनों ने मिलकर सोचा कि आप निर्णायक युद्ध हो ही जाए। और बक्सर के मैदान में 22 अक्टूबर 1700, आज कितना अक्टूबर है, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के मैदान में उसने यह निर्णायक युद्ध की शुरुआत की, लेकिन हार का मुंह देखना पड़ा और अंतिम रूप से भारत में ब्रिटिश विजय स्थापित हुई। वो तो था पलासी मार्ग प्रशस्त किया, महत्वपूर्ण जो राजनीतिक शक्ति थी उस पंक्ति में उसको खड़ा किया, लेकिन अब पंक्ति कहाँ, अब तो मैं जहां से शुरू खड़ा हो जाता हूं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। अब तो कंपनी यह कहने की स्थिति में आ गया कि हम जहां से खड़े हुए हैं राजनीतिक लाइन वहीं से शुरू होगी, क्योंकि हमने मुगल बादशाह को हराया है, हमने अवध शुजादौल्ला को हराया है, हमने अपदस्थ नवाब मीर कासिम को पराजित किया है, तो स्वाभाविक था। तो लिखिए क्या लिखे, पैराग्राफ चेंज। मीर कासिम ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल भगोड़ा बादशाह, मुगल भगोड़ा बादशाह शाह आलम द्वितीय, मुगल भगोड़ा बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ, शाह आलम द्वितीय के साथ, शाह आलम द्वितीय के साथ राजनीतिक गठबंधन किया, राजनीतिक गठबंधन किया, ठीक है, राजनीतिक गठबंधन किया। इसी पृष्ठभूमि में, इसी पृष्ठभूमि में, इसी पृष्ठभूमि में 22 अक्टूबर 1764 को
बक्सर के युद्ध में, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करता हेक्टर मुनरो के हाथों, हेक्टर मुनरो के हाथों पराजित होगी। हेक्टर मुनरो के हाथों प्लासी की लड़ाई में किससे हारा था? क्लाइव से। यहाँ किस क्लाइव को ब्रिटिश राज्य का संस्थापक कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ किससे हारा? मुनरो से हारता है, हार जाता है। और भारत में कंपनी के शासन की नींव पड़ती, कंपनी के शासन की नींव पड़ती है, नींव पड़ती है 1765 में। क्लाइव, ब्रिटिश राज्य का संस्थापक क्लाइव, 1765 में ब्रिटिश राज्य का संस्थापक क्लाइव दोबारा गवर्नर बनकर आता है। दोबारा गवर्नर बन के आता है, दोबारा गवर्नर बन के आता है और एक नई व्यवस्था द्वैत शासन को लागू करता है, और एक नई व्यवस्था द्वैत शासन को लागू करता है, द्वैत शासन को लागू करता है। जिससे बंगाल का संपूर्ण प्रशासन निजामत, जिससे बंगाल का संपूर्ण प्रशासन निजामत कंपनी के नियंत्रण में आ जाती है, कंपनी के नियंत्रण में आ जाती है, कंपनी के नियंत्रण में आ जाती है। ठीक है, कंपनी के नियंत्रण में आ जाती है। और जो पहला लाइन मैंने लिखाया था, एक नई प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था की सूत्रपात करती है, जिसे इतिहास में उपनिवेशवाद कहते हैं, जिसके 3 चरण थे। उस 3 चरण की पीलर बक्सर के युद्ध के बाद द्वैत शासन की स्थापना के साथ हो जाती। लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम हुआ 2 संधि। इलाहाबाद की पहली संधि जो बीपीएससी 2-3 बार पूछा हुआ है, और दूसरा इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त। ये दोनों संधि को याद करके रख लीजिए। नोट, बक्सर के युद्ध के बाद, बक्सर के युद्ध के बाद परिणाम की कड़ी में, परिणाम की कड़ी में, परिणाम की कड़ी में इलाहाबाद की संधि होती है, इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि होती है 12 अगस्त 1765 को। इलाहाबाद की प्रथम संधि होती है 12 अगस्त 1765 को। यह संधि, यह संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और बंगाल के नवाब निजामुद्दौला, जो अभी बताए थे आपको, मीर जाफर का बेटा निजामुद्दौला और क्लाइव के बीच होती है, और क्लाइव के बीच होती है। तो क्या क्या होता है इस संधि के द्वारा? प्रथम संधि के द्वारा क्या होता है? तो पहला लिखिए, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिलती है कंपनी को।
ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा, ये तीनों पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टि से। ये बीपीएससी पहले भी 2-3 बार पूछे हुए हैं। बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी मिलती है, बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी मिलती है, बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी मिलती है। दूसरा, शाह आलम द्वितीय को पेंशनर के रूप में 26 लाख वार्षिक, शाह आलम द्वितीय को पेंशनर के रूप में कितना, 26 लाख रुपया, और उसे करा और इलाहाबाद भी दिया, करा और इलाहाबाद भी दिया, करा और इलाहाबाद भी दिया। इतना प्यार करता था सो देखो उसको। लेकिन ये प्यार क्या था सो सुनो, 6 साल तक तुम इलाहाबाद के किले में रहोगे कैदी बनकर। तो पूरी मुगलों को भी क्या किया, एक तीर से कई निशाने। तो लिखेंगे ये तो दिया, करा और इलाहाबाद भी दिया। किससे लेकर दिया, उसी के मित्र शुजाउद्दौला से लेकर शाह आलम को दिया। और उसी में लिख देंगे, और मुगल बादशाह को 6 साल इलाहाबाद में कैद रखा, कैदी के रूप में रखा, और 6 साल इलाहाबाद में कैदी के रूप में लिखा। सब कुछ वहां नहीं ना रहेगा, ठीक है, कैदी के रूप में रखा। यही तो मेन था, कैसे केप्ट में रखा उसको, ठीक है, कैदी के रूप में रखा। और चौथा क्या किया, बंगाल में द्वैत शासन आरंभ करवाया, जो अभी बताया आपको। बंगाल में द्वैत शासन आरंभ कराया, ठीक है। चलिए, तो ये जो इलाहाबाद की पहली संधि है, जो तारीख पूछे गए बीपीएससी, आप तो तारीख से बढ़कर किसके किसके बीच हुआ वो भी याद रखिए, और क्या क्या हुआ उसको भी याद रखिए। क्या क्या हुआ, दीवानी मिला बंगाल बिहार उड़ीसा का, 26 लाख का पेंशनर बना दिया शाह आलम द्वितीय को, करा इलाहाबाद भी जीत कर उसको दे दिया, शुजाउद्दौला से लेकर के, जो जीता ही था उसको लेकर के शाह आलम को दे दिया। इलाहाबाद में 6 वर्ष तक उसको कैदी बना के रखा, और साथ में बंगाल में द्वैत शासन, माने उत्तरदायित्व इनका, अधिकार मेरा। द्वैत शासन नहीं था ना, कि जिसके पास रेस्पॉन्सिबिलिटी थी उसके पास अधिकार नहीं था, और जिसके पास अधिकार था उसको जिम्मेवारी नहीं थी। बाद में यह शब्द बड़ा पॉपुलर हुआ था, और यह शब्द कर्टियस ने दिया था। द्वैत शासन शब्द जो अवधारणा जो है वो किसने दिया था, कर्टियस ने। कॉपी के ऊपर में लिख लो, कॉपी के ऊपर में जहां कहें वहीं लिखिए। द्वैत शासन की अवधारणा, द्वैत शासन की अवधारणा कर्टियस ने दिया था। द्वैत शासन की अवधारणा कर्टियस ने दिया था, ठीक है। द्वैत शासन की अवधारणा किसने दिया था, कर्टियस ने दिया था। फिर लिखिए, चेंज। इलाहाबाद की द्वितीय संधि, इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 को हुई। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 को हुई। 16 अगस्त 1765 को हुई। सोलह अगस्त 1765 को हुई। यह संधि अवध के नवाब शुजाउद्दौला, यह संधि अवध के नवाब शुजाउद्दौला, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और अवध के नवाब शुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुई।
रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुई। इस संधि के द्वारा अवध के नवाब ने कंपनी को 50 लाख रुपए दिए। अवध के नवाब ने कंपनी को 50 लाख युद्ध हर्जाना के रूप में दिया, युद्ध हर्जाना के रूप में दिया। ठीक है, और अवध में कर मुक्त व्यापार की अनुमति दी। अवध में कर मुक्त व्यापार की अनुमति दी। कर मुक्त व्यापार की अनुमति दी एवं चुनार का दुर्ग अंग्रेजों को दिया। एवं चुनार का दुर्ग अंग्रेजों को दिया। चुनार का दुर्ग अंग्रेजों को दिया, अंग्रेजों को दिया। ठीक है, इस तरह से आपने आज भारत में अंग्रेज के विजय को, क्योंकि बक्सर का युद्ध और इलाहाबाद की संधि एक ऐसे मुकाम पे आप पहुंचे कि जहां यह बताने की स्थिति में आप हैं कि ब्रिटिश की सत्ता अब आरंभ हो चुकी थी, वास्तविक सत्ता अब आरंभ हो चुकी थी, क्योंकि द्वैत शासन के द्वारा बंगाल पर, और बंगाल उस समय का सबसे व्यापक प्रांत था, सबसे अमीर प्रांत था, सबसे प्रशासनिक दृष्टि से भी काफी उन्नत प्रांत था। तो अब वहां से वो अपने साम्राज्य का एक्सटेंशन कर सकता था, और इसी कड़ी में कालांतर में मैसूर, कालांतर में मराठा, और 1818 तक पंजाब और सिंध को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष उसके नियंत्रण में आ गए थे। ठीक है, और हालांकि मैसूर के साथ उसके 4 युद्ध और मराठों के साथ उसके 3 युद्ध, 1818 तक पंजाब और सिंध को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष उसके नियंत्रण में थी। डलहौजी के समय में 1849 में पंजाब को भी नियंत्रण में किया गया। 1843 में नेपियर के द्वारा रणनीतिक कारणों से, व्यापारिक कारणों से सिंध को के परिक्षेत्र को भी अंग्रेजों ने अपने नियंत्रण में करते हुए संपूर्ण भारत विजय की यात्रा को अंतिम रूप दिया। अब इस लाइन को आप लिख दीजिए तो हमारी आज की कक्षा, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक क्या था, भारत में अंग्रेज विजय, तो लिखिएगा पैराग्राफ चेंज। बंगाल पर विजय के बाद, बंगाल पर विजय के बाद कालांतर में मैसूर और सबसे बड़ी सत्ता मराठा के साथ, सबसे बड़ी सत्ता मराठा के साथ क्रमशः 4 और 3 युद्ध लड़े। मैसूर के साथ 4, क्रमशः 4 और 3 युद्ध लड़े। युद्ध लड़े 1818 तक, 1818 तक युद्ध कूटनीति, युद्ध कूटनीति, ब्लेजली की सहायक संधि, ब्लेजली की सहायक संधि, ब्लेजली की सहायक संधि इत्यादि के पृष्ठभूमि में, इत्यादि के पृष्ठभूमि में पंजाब और सिंध को छोड़कर, पंजाब और सिंध को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष पर, संपूर्ण भारतवर्ष पर, संपूर्ण भारतवर्ष पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो गया।
अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो गया। अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो गया। 1843 में सिंध में नेपियर अभियान, सिंध में नेपियर अभियान, नेपियर के द्वारा किया गया अभियान, और 1849 में और 1849 में डलहौजी ने दो युद्धों के द्वारा, डलहौजी ने दो युद्धों के द्वारा पंजाब को हड़प लिया, पंजाब को हड़प लिया एवं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, एवं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स या हड़प की नीति के परिणाम स्वरूप, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स एवं हड़प के नीति के परिणाम स्वरूप छोटे छोटे देशी रियासतों पर भी अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किया। छोटे छोटे राज्यों पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किया और इसी कड़ी में प्रशासनिक, आर्थिक, न्यायिक, सामाजिक, सांस्कृतिक नीतियों की शुरुआत करते हुए, नीतियों को शुरुआत करते हुए भारतीय संसाधनों का दोहन किया और भारतीयों को गुलाम बनाया और भारतीयों को गुलाम बनाया और भारतीयों को गुलाम बनाया। ठीक है, और क्या बनाया? गुलाम बनाया। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ हमारी एक बड़ी कक्षा, महत्वपूर्ण कक्षा, अंग्रेज भारत विजय की कक्षा समाप्त होती है। अगले दिन अपने रूटीन के अनुसार हमारी जब कक्षा होती है तो इससे आगे की होगी मैसूर मराठा। जो लाइन मैंने लिखा है उस लाइन को क्लेरिफिकेशन, एक्सटेंशन होगा और तब फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन कोई भी कक्षा जब समाप्त होती है तो क्या पढ़ते हैं? तो हम लोग अन्य बातें पढ़ते हैं, बूस्टर फैक्ट पढ़ते हैं। तो लिखेंगे बूस्टर फैक्ट। सबसे पहला बूस्टर फैक्ट लिखिए। अति महत्वपूर्ण है कि मोहम्मद शाह के समय में 1739 में करनाल का युद्ध हुआ। जिसमें नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को बंदी बना लिया। नादिर शाह ने
मोहम्मद शाह को बंदी बना लिया एवं प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा और शाहजहां का मयूर सिंहासन अपने साथ ले गए। शाहजहां का मयूर सिंहासन अपने साथ ले गए, अपने साथ ले गए। और याद रखिएगा कि मयूर सिंहासन पर अंतिम मुगल बादशाह कौन था जो गद्दी पे बैठा? मोहम्मद शाह रंगीला। यदि कभी पूछा भी हुआ प्रश्न है कि मयूर सिंहासन पे अंतिम बार या अंतिम कौन सा मुगल बादशाह था जो गद्दी पे बैठा? और नादिर शाह का ही एक प्रसिद्ध सेनापति था जिसका नाम था अहमद शाह अब्दाली। और 1761 का युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत का तीसरा युद्ध में मराठों को पराजित किया। ठीक है कि नहीं? इसको भी लिख लो। 1761 पानीपत की तीसरी लड़ाई में, पॉइंट नंबर 2, 1761 पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित किया, मराठों को पराजित किया, मराठों को पराजित किया। नेक्स्ट, सत्रह सौ 24 में निजामुल मुल्क आसफ जाह, 1724 में निजामुल मुल्क आसफ जाह, निजामुल मुल्क आसफ जाह ने हैदराबाद राज्य की स्थापना की। हैदराबाद राज्य की स्वतंत्र स्थापना एवं कर्नाटक में सदुल्ला खां ने, एवं कर्नाटक में सदुल्ला खां, बंगाल में मुर्शीद कुली खां। कर्नाटक में सदुल्ला खां, बंगाल में मुर्शीद कुली खां और अवध में शहादत खां बुरहानुल मुल्क, और अवध में शहादत खां बुरहान उल मुल्क, शहादत खां बुरहान उल मुल्क ने स्वतंत्र सत्ता की नींव रखी। अवध का स्वतंत्र सत्ता की नींव किसने रखी थी? शहादत खां बुरहान उल मुल्क। कालांतर में सफदरजंग का नाम आप याद रखिएगा। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह को याद रखिएगा। लखनऊ, लखनऊ जो प्रसिद्ध हुआ वो अवध के स्वतंत्र जो नवाब थे उन्हीं के शासन काल में इस तरह से अवध लखनऊ का विकास हुआ। और दिल्ली के पैरेलल सांस्कृतिक बिंदु पर, विशेषकर कला साहित्य के बिंदु पर यदि आपसे कभी पूछा जाए कि दिल्ली के समानांतर कला और साहित्य के बिंदु पे 18वीं सदी में कौन सा शहर का विकास हुआ, तो वो लखनऊ था। ठीक है कि नहीं? आज भी लखनऊ की जो तहजीब है, आज भी लखनऊ की जो चिकनगरी है, ठीक है, चिकनगरी कपड़े की एक वेराइटीज होती है जो बहुत सस्ता और बहुत मिलता है, उसको ध्यान रखेंगे। और यही वो काल था कि जब मैसूर में भी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना हैदर अली के नेतृत्व में किया गया था। तो लिख देंगे 18वीं सदी में ही हैदर अली ने मैसूर में अपनी स्वतंत्र सत्ता को स्थापित किया। हालांकि इसमें दो भाई था, नंजराज और देवराज, उसको कठपुतली बना के रखा। स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की एवं डिंडीगुल में
1755 में एवं डिल्डीगुल में 1755 में आधुनिक शस्त्रागार की नींव डाली। आधुनिक शस्त्रागार की नींव डाली। आधुनिक शस्त्रागार की नींव डाली। कौन? हैदर अली ने आधुनिक शस्त्रागार की नींव डाली। नेक्स्ट, केरल का 18वीं सदी में केरल का महत्वपूर्ण शासक राम वर्मा। राम वर्मा कवि, संगीतज्ञ, कवि संगीतज्ञ, विद्वान, विद्वान व्यक्ति के रूप में जाना गया। विद्वान व्यक्ति के रूप में जाना गया। विद्वान व्यक्ति के रूप में जाना गया। कौन? राजा राम वर्मा। उसके पूर्वज मार्तंड वर्मा। उसके पूर्वज मार्तंड वर्मा ने केरल के प्रशासन और अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई दी। केरल के प्रशासन और अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई दी। ऊंचाई दिया। ठीक है, आज के अंत में लिख देंगे। नहीं तो छोड़ दो, अब 7:15 हो गया है। यूट्यूब लाइव का टाइम भी हो गया है, 10 मिनट उसको सेटिंग करने में लगेगा। 18वीं सदी में राजपूत राज्य, और छोड़ दो, दूसरे दिन लिखा देंगे। सवाई जय सिंह जो खगोल शास्त्री भी थे और जयपुर शहर की नींव भी रखी थी, और दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा इत्यादि में जो उन्होंने आधुनिक पर्यवेक्षणशाला ऑब्जर्वेटरी का निर्माण वगैरह किया था। जिज मोहम्मद शाही और रेखा गणित इत्यादि के विषय में विस्तृत जानकारी हम लोग अगले सत्र में देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के इस कक्षा की समाप्ति की मैं घोषणा करता हूं। यूट्यूब लाइव में आप लोगों को क्योंकि कई चैप्टर उसमें देखे जाते हैं, आज भी उसमें बिहार विशेष भी है। ठीक है, बिहार के संदर्भ में भी है, साथ में बायोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में है। तो तकरीबन 80 प्रश्न संभवतः है उसमें। मैं तो भेजा था 80 क्वेश्चन, कितना बन के आया है सो मैं जरा सा देख लूं, तब मैं बताने की स्थिति में रहूंगा।